All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we initiated the concept of income statement. हमने बहुत डिटेल में इनकम स्टेटमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया, इनकम स्टेटमेंट के टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, हमने इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया, सारी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पढ़ी। अब आज हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ना है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो नोट कीजिएगा, आज हम इनकम स्टेटमेंट के बाद अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो होते हैं हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इनकम स्टेटमेंट हम अपनी प्रीवियस क्लास में अटैम्प्ट कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसओएफपी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसओएफपी कहते हैं। नोट कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी क्या होती है। वंस द इनकम स्टेटमेंट has been prepared, the accountant needs to prepare SOFP to identify what business uses, नोट कीजिएगा, what business uses मतलब assets, क्या बिजनेस यूज कर रहा है, assets. What business owns बिजनेस क्या ओन करता है, owns मीन कैपिटल, and what business owes means liability, कि बिजनेस क्या ओन करता है, क्या ओ करता है और क्या यूज करता है। हमने ये बात पढ़ी है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी बनाने के लिए अकाउंटेंट को 4 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये हमने अपनी पहली क्लास में वाई टू डू अकाउंटिंग में ये बात पढ़ी थी कि सर अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वाई टू डू अकाउंटिंग। ये लीजिए आपके सामने कि सर अकाउंटिंग क्यों करते हैं। हमने अपनी पहली क्लास में इसको डिस्कस किया था कि सर अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट बनाने के लिए बैठा है। प्रॉफिट कितना बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जो हमारी प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। और दुनिया का हर बिजनेस अपनी फाइनेंशियल वर्थ इंप्रूव करने के लिए बैठा है, अपनी फाइनेंशियल वर्थ बढ़ाने के लिए बैठा है। फाइनेंशियल वर्थ है कितनी, ये पता करने के लिए एसओएफपी बनानी पड़ेगी, और एसओएफपी बनाने के लिए 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये 4 इंफॉर्मेशन चाहिए एसओएफपी बनाने के लिए। तो नोट कीजिएगा, यहां पे आपके सामने लिखा है कि एसओएफपी से हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या कैपिटल है। एक वन लाइनर और ऐड करूंगा यहां पर, SOFP is made
to identify business value, बिजनेस की वैल्यू ढूंढने के लिए, बिजनेस की वैल्यू पता करने के लिए एसओएफपी बनाई जाती है। बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस की वर्थ क्या है, वो पता करने के लिए एसओएफपी बनाई जाती है। तो एसओएफपी बनाने का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट स्टार्ट होता है, नोट कीजिएगा, द फॉर्मेट स्टार्ट्स विद एसेट्स। एसओएफई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं एसेट्स। सर आसान अल्फाजों में नोट कीजिएगा, एसेट्स क्या है, गौर से देखिएगा, रिसोर्सेस। एसेट्स क्या है सर? रिसोर्सेस। assets are the resources to be used in the business, assets are the resources to be used in the business। अब हमने ये पढ़ा है कि assets, एक बिजनेस को एसेट्स दो ही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बिजनेस को एसेट्स दो ही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने ये बात पढ़ी है, ओनर और समवन अदर देन ओनर। बिल्कुल उमर, उमर बेटा बिल्कुल यही है, ओनर एंड समवन अदर देन ओनर। तो नोट कीजिएगा, अगर एसेट्स, अगर रिसोर्सेस ओनर प्रोवाइड करे, अगर रिसोर्सेस ओनर प्रोवाइड करे, तो सर उसे हम इक्विटी या फिर कैपिटल कहते हैं। ये लीजिए, उसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं। अगर रिसोर्सेज ओनर प्रोवाइड करे तो उसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं। और अगर रिसोर्सेज ओनर के अलावा कोई और प्रोवाइड करे, अदर देन ओनर, अगर रिसोर्सेज ओनर के अलावा कोई और प्रोवाइड करे तो उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं, उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। नहीं, शेयर्स नहीं। आप आगे जाके लिमिटेड कंपनी का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शेयर तो ओनरशिप होती है, शेयर्स नहीं। यहां शेयर्स नहीं आएगा, उधार आएगा। बैंक ने उधार दिया, किसी दोस्त ने उधार दिया, किसी जानने वाले ने उधार दिया, किसी और बिजनेस ने उधार दिया, उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इससे एक बात क्लियर हो रही है, इससे बिल्कुल एक बात क्लियर हो रही है कि हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, या वो इक्विटी कैपिटल के थ्रू आए हैं या वो लाइबिलिटीज के थ्रू आए हैं, तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है जिसकी बेसिस पर एसओएफपी बनानी पड़ती है। अब इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमें एसेट्स पे काम करना पड़ेगा। एसओएफपी में सबसे पहले हमें एसेट्स पे काम करना पड़ेगा। तो बताओ कितने टाइप के एसेट्स हमने पढ़े? बताएं हमने कितने टाइप के एसेट्स पढ़े? सर दो टाइप के एसेट्स पढ़े। वी हैव स्टडी टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। कौन कौन से? सर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये देखिए जरा, हमने दो टाइप के एसेट्स पढ़े, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो सर ये एसेट्स के अंदर दो एसेट्स आ गए हमारे पास, एनसीए प्लस सीए। तो नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने, मैं आपके सामने यहां पर साइड बाय साइड एसओएफपी का फॉर्मेट बनाता हुआ चलूंगा। आपके सामने सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बनाता हुआ चलूंगा। सर हमने लास्ट टाइम जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, लास्ट क्लास में आईएएस पढ़ी थी इनकम स्टेटमेंट, तो हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट टू कॉलम्स होती है। हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट टू कॉलम होती है, एसओएफपी थ्री कॉलम्स होती है। नोट कीजिएगा, एसओएफपी हमारी थ्री कॉलम्स होती है। आज की क्लास में अभी एज ऑफ नाउ I don't expect you guys to follow the columns perfectly। मैं अभी बता दूं, अभी मैं आपसे ये हरगिज एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप कॉलम्स बेहतरीन तरीके से फॉलो करना जानते हो या फॉलो करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको कॉलम्स पे फोकस नहीं करना, अभी आपको फॉर्मेट्स पे फोकस करना है कि ये बता क्या रहा है, इसकी वर्किंग कैसे होगी। कॉलम्स खुद ब खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम करेक्ट हो जाएंगे।
कॉलम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद करेक्ट हो जाएंगे। नहीं, एसओएफपी 2 कॉलम्स नहीं बन सकती। अगर बन सकती होती तो मैं आपको पहले ही बता देता। एसओएफपी के 3 कॉलम्स हैं और तीनों कॉलम्स यूज होते हैं, आगे जाके प्रॉपर तरीके से यूज होंगे। तो सबसे पहले एसओएफपी में, इसका मतलब है, नोट कीजिएगा, एसओएफपी में सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। ये देखिएगा जरा, एसओएफपी में हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स के अंडर आते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नोट कीजिएगा, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और मोटर व्हीकल। अभी फिलहाल मैं ये दो ही कंसिडर कर रहा हूं, वैसे तो बहुत हैं। प्रेमिसेस है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, फिक्सचर्स है, फिटिंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहां आ गई हमारे पास। मोटर व्हीकल की वैल्यू ये लीजिए यहां आ गई हमारे पास। नोट कीजिएगा, दोनों नॉन करंट एसेट्स को टोटल किया तो सर टोटल नॉन करंट एसेट्स यहां आ गया हमारे पास। टोटल नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू यहां आ गई हमारे पास। फोकस कर लीजिए एक एक चीज पे। अलीना, आमना, उमर, हमजा, साइद, बच्चों फोकस कीजिएगा इस चीज को, गौर से देखिएगा। हम यहां इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम यहां ये नहीं लिखेंगे कि ये टोटल नॉन करंट एसेट है, हम सिर्फ वैल्यू दिखाएंगे, डन। हम सिर्फ वैल्यू दिखाएंगे, डन। लिखेंगे कुछ भी नहीं, वैल्यू दिखाएंगे, ये टोटल नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स के बाद जो अगला पार्ट होता है हमारे पास वो होता है करंट एसेट्स। तो इसका मतलब है नॉन करंट एसेट्स के बाद हम हेडिंग लिखेंगे, प्लीज गौर से देखिएगा, करंट एसेट्स। अच्छा, अब करंट एसेट्स की एग्जांपल्स, क्या क्या करंट एसेट्स पढ़े हमने? यस प्लीज, क्या क्या करंट एसेट्स पढ़े हैं? कौन कौन से करंट एसेट्स के नाम पता है आपको? कितने करंट एसेट्स हमने पढ़े हैं? यस प्लीज, what current assets have we studied so far in the class? अब तक हम अपनी क्लासेस में कितने करंट एसेट्स पढ़ चुके हैं? कौन कौन से करंट एसेट्स पढ़ाए मैंने आपको? ओके उमर, वेरी गुड। उमर इज सेइंग सर ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने आप लोगों को सो फार, गौर से देखिएगा, 5 करंट एसेट्स के बारे में बताया है। उमर बिल्कुल ठीक बेटा, हमजा बिल्कुल ठीक, हमजा इज सेइंग कैश, उमर कह रहा है प्रीपेड। उमर प्रीपेड आपको नाम पता है, लेकिन प्रीपेड नाम मैंने अब तक यूज नहीं किया, उसे अदर रिसीवेबल कहते हैं। तो ये देखो, जिस दिन मैंने आप लोगों को इनिशियल में बेसिक्स में करंट एसेट्स पढ़ाया था, जिस दिन इनिशियल में बेसिक्स में करंट एसेट्स पढ़ाया था, उसी दिन आपको बता दिया था कि कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल और इन्वेंट्री 5 करंट एसेट्स हैं आपके सिलेबस का पार्ट। योर सिलेबस इंक्लूड्स 5 करंट एसेट्स, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। सुन लीजिएगा, कैश हम पढ़ चुके हैं, बैंक हम पढ़ चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल हम पढ़ चुके हैं, इन्वेंट्री हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक अदर रिसीवेबल्स नहीं पढ़े हैं। सर वो कब पढ़ेंगे? वो अगला टॉपिक है, राइट आफ्टर दिस। जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा अक्रूड प्रीपेड का टॉपिक है, उधर आएगा अदर रिसीवेबल्स। तो नोट कीजिएगा, 5 करंट एसेट्स है हमारे पास। इसका मतलब ये कि मैं यहां करंट एसेट्स में 5 करंट एसेट्स मेंशन करूंगा। सबसे पहले कैश। अच्छा, इस कैश को कैश इन हैंड भी कहते हैं, और इसी तरीके से कैश एट बैंक कहते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपके सामने कैश इन हैंड, कैश भी लिखा हुआ हो सकता है तो वो कैश इन हैंड है, बैंक लिखा हुआ होगा तो वो कैश एट बैंक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद अदर रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा, अलीना, आमना, हमजा, उमर, साइद, अटेंशन दीजिएगा गाइस। ये जो इन्वेंट्री है, ये जो इन्वेंट्री है, हमने तो 2 टाइप की इन्वेंट्री पढ़ी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है।
रीजन भी सुन लो, क्योंकि एसओएफपी बनती है टाइम पीरियड के एंड पे, टाइम पीरियड के एंड पे, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड एसओएफपी इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, टाइम पीरियड के एंड पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, टाइम पीरियड के एंड पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री साल के शुरू में थी, मंथ के शुरू में थी, वीक के शुरू में थी, वो तो ऑलरेडी बेच दी है, वो तो ऑलरेडी बेच चुके होंगे। अब आपके हाथ में क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट है। अब आप गौर से देखें, इसे हम सेकंड कॉलम में मेंशन करेंगे। ये सारे हमारे पास सेकंड कॉलम में मेंशन होंगे। इनका टोटल ये देखो, ये देखो, ये करंट एसेट्स, पांचों करंट एसेट्स मेंशन किए और इनका टोटल यहां पे लिखूंगा। ये लीजिए, ये है टोटल ऑफ करंट एसेट्स, दिस इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स, दिस इज टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ऊपर जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो टोटल है नॉन करंट एसेट्स ये, और ये है टोटल ऑफ करंट एसेट्स। अब जब दोनों को टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल एसेट्स। नोट कर लीजिएगा, ये टोटल एसेट्स हम शो करेंगे लिखकर, हम यहां टोटल एसेट्स लिख के शो करेंगे कि ये टोटल एसेट्स है हमारे। तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ एसओएफपी डन, पहला पार्ट हो गया एसओएफपी का। मुझे बताओ क्या यहां तक कोई सवाल, मुझे बताएं क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? Is there any question, any confusion as of right now till over here? Yes, please. Yes, please. यहां तक कोई सवाल तो नहीं? साइद यहां तक क्लियर है बेटा? अलीना, आमना यहां तक क्लियर है? यस प्लीज। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट, चलें आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। तो अब आप देखो, एसेट्स के बाद बच्चों, एसेट्स के बाद हमारे पास जो अगला सेक्शन होता है वो होता है इक्विटी का और लाइबिलिटीज का। तो नोट कीजिएगा यहां पे हेडिंग क्या लिखने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, आपके सामने हेडिंग लिख रहा हूं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये देखो, ये देखो, यहां हेडिंग लिख रहा हूं आपके सामने, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में भी पहले हमें इक्विटी पे काम करना है, पहले हमें इक्विटी पे काम करना है। तो यहां पे इक्विटी की हेडिंग लिखूंगा, इक्विटी, यहां पे हेडिंग लिखूंगा इक्विटी की। अब इक्विटी पे काम स्टार्ट करूंगा, तो फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, इक्विटी पे काम स्टार्ट करेंगे तो भैया इक्विटी ओनर्स इन्वेस्टमेंट, इक्विटी ओनर्स इन्वेस्टमेंट, तो इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मूला है, हमें वो ही फॉलो करना है, हमें वो ही फॉलो करना है। इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मूला है, गौर से देखिएगा। सर क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मूला है? ये शुरू होता है ओपनिंग कैपिटल से, ये लीजिए बेटा, इक्विटी स्टार्ट होता है ओपनिंग कैपिटल से, इक्विटी स्टार्ट होता है ओपनिंग कैपिटल से। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? गौर से देखिएगा, व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। अब मंथ के, अगर मंथली पीरियड है, वीकली पीरियड है, एनुअल पीरियड है, ईयरली, तो स्टार्ट में जो पैसा ओनर ने लगाया हुआ है उसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। जो पैसा ओनर ने स्टार्ट में लगाया हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, उसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। गौर से देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो कि हमारे पास आईएस इनकम स्टेटमेंट से आ रहा होगा। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते हैं। हमने ये बात पढ़ी है, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट ओनर के कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है।
नोट कीजिएगा, अगर कोई लॉस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे लॉस। प्रॉफिट की जगह लॉस आया इनकम स्टेटमेंट में, तो यहां पर हम ऐड करने के बजाय उसे माइनस कर देंगे। ऐड करने के बजाय उसे माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। उसके बाद गौर से देखिएगा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो अब आप नोट करें, हमारे पास एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर? हो सकता है ओनर साल के दौरान कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर आया हो, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लेकर आया हो। वो ओपनिंग कैपिटल का पार्ट नहीं थी, वो साल के शुरू में मौजूद नहीं थी, वो साल के आखिर में लेकर आ रहा है, बीच में लेकर आ रहा है, ड्यूरिंग द ईयर लेकर आ रहा है। उससे ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उससे ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। एग्जैक्टली, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो सर, दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट ओनर इज ब्रिंगिंग ड्यूरिंग द ईयर। ये शुरू में मौजूद नहीं थी, साल के दौरान लेकर आया है। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, छठे महीने में, आठवें महीने में, 10वें महीने में, 11वें महीने में। और ये कैश फॉर्म में, बैंक फॉर्म में, नॉन करंट एसेट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, माइनस करेंगे। उसके बाद ड्रॉइंग्स। तो अब आप गौर से देखें, एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे और ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रिकॉल कराना चाहूंगा। जब मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट आईएस करा रहा था, नोट कीजिएगा, तो सर यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। हमने यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। नोट कीजिएगा सर, ये सिर्फ गुड्स की ड्राइंग्स, वो भी अनरिकॉर्डेड थी। अब यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है हमारे पास ड्राइंग्स। तो यहां पे आपका सवाल आ सकता है, यहां पर आपका माइंड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है, सर ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? सर ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? वहां तो आईएएस में तो अनरिकॉर्डेड थी, और वो भी सिर्फ गुड्स की ड्राइंग्स। ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? तो नोट कीजिएगा, पता है ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? गौर से देखिएगा, ये मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। मैं एक लाइन इसको नीचे उतार रहा हूं, ताकि मैं यहां पर आपके सामने ड्राइंग्स के बारे में क्लैरिटी के साथ सारी चीजें मेंशन कर दूं। सर, all drawings either recorded or unrecorded। नोट कर लीजिएगा, ये कह रहा है कि जो माइनस कर रहे हैं हम, वो सारी ड्राइंग्स को माइनस कर रहे हैं। सारी ड्राइंग्स, यहां सारी ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। और हमने ये बात पढ़ी है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। हम ये बात बेसिक्स में पढ़ चुके हैं ओवर हेयर, दैट ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स कैपिटल की वैल्यू को कम कर देता है। तो नोट कीजिएगा, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। तो ओवर हेयर, ऑल ड्राइंग्स आइदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। नोट कीजिएगा, कैश, गुड्स, ऑल, सब आएगा यहां। कैश ड्राइंग्स, गुड्स ड्राइंग्स, नॉन करंट एसेट ड्राइंग्स, रिकॉर्डेड ड्राइंग्स, अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स, सब मिलके यहां माइनस होंगे। ऑल ड्राइंग्स, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा यहां पे। तो इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी, उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट
ऑफ ओनर एट एंड ऑफ पीरियड। नोट कीजिएगा, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है पीरियड के एंड पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल तक हम पहुंचे। तो ये है इक्विटी का फॉर्मेट, ये है इक्विटी का फॉर्मूला जो आप फॉलो करेंगे एसओएफपी के अंदर। तो आपके सामने मैं यहां इक्विटी का सेक्शन कंप्लीट कर देता हूं। सर, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट, if there is any loss then लेस करेंगे, add additional capital, less drawings। नोट कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट ऐड किया, लॉस माइनस किया। ये भी लास्ट टाइम बता चुका हूं कि जो भी वैल्यू हम माइनस करते हैं उसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं। नेगेटिव वैल्यूज आर शोन इन द ब्रैकेट। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ऐड किया, ड्रॉइंग्स को माइनस किया। नोट कीजिएगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये ब्लैक में जो लिख रहा हूं सर, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल है। मुझे बताएं, क्या इक्विटी का सेक्शन क्लियर हो गया? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या इक्विटी का सेक्शन क्लियर है? इक्विटी के सेक्शन में कोई यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं? परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब सर, इक्विटी के बाद आखिरी सेक्शन है हमारे पास, वो है लाइबिलिटीज का। तो हमने पढ़ा तो है कि दो ही लाइबिलिटीज होती हैं। सर, दो ही लाइबिलिटीज होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। हमने ये पढ़ा है कि सर दो ही लाइबिलिटीज हमने पढ़ी है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि हम यहां पर पहले हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। हम यहां पर हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। गौर से देखिएगा, फिलहाल आपके लिए अभी एज ऑफ राइट नाउ एक ही नॉन करंट लाइबिलिटी है, और वो है बैंक लोन। ये लीजिए। तो बैंक लोन की वैल्यू हमने यहां पे मेंशन कर दी। उसके बाद वी हैव करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में हमने सिर्फ तीन करंट लाइबिलिटीज पढ़ी हैं। मतलब हमने सिर्फ तीन नहीं पढ़ी, हमारे सिलेबस में तीन करंट लाइबिलिटीज हैं। हमारे सिलेबस में तीन करंट लाइबिलिटीज हैं। वो कौन कौन सी हैं सर? वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स। ये तीन करंट लाइबिलिटीज हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, अदर पेबल। तो नोट कीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, अदर पेबल। सर, इनको टोटल करेंगे, लास्ट कॉलम में प्लेस करेंगे। अब हम जब हमारे पास, अब गौर से देखिएगा, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ये हमारे पास टोटल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, और ये टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज आ गई। तो इक्विटी प्लस एनसीएल प्लस सीएल, ये टोटल करेंगे। तो गौर से देखिएगा, इसको लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसे हम लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और आपको ये बात बता दूं, गौर से देख लीजिएगा सर, जब हम एसओएफपी कंप्लीट कर लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज को सेम होना चाहिए। टोटल एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वलिंग
टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक फाउंडेशन that assets are provided either by owner, that becomes equity, or by someone other than owner, that becomes liability। तो ये जो assets हैं, ये या तो इधर होंगे, या ये इधर होंगे, या ये इधर होंगे। इन्हीं ने तो प्रोवाइड किए हैं ये एसेट्स, बराबर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एसओएफपी हैज बैलेंस्ड। इसको हम कहते हैं एसओएफपी हैज बैलेंस। इसको लेके स्टूडेंट परेशान होते हैं, ओहो सर एसओएफपी बैलेंस नहीं हुई। इसको लेके स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी एसओएफपी बैलेंस नहीं हुई। तो ये बराबर होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? क्या एसओएफपी का फॉर्मेट क्लियर हो गया? क्या एसओएफपी क्लियर हो गई? इज द एसओएफपी डन? इज द एसओएफपी पार्ट डन? एसओएफपी पार्ट अंडरस्टैंडेबल? अंडरस्टूड? एसओएफपी क्लियर? कोई सवाल तो नहीं एसओएफपी से रिगार्डिंग? कोई क्वेश्चन तो नहीं एसओएफपी से रिगार्डिंग? परफेक्ट। तो मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। गौर से देखिएगा, चल रहे हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरी बात पे बहुत गौर से अटेंशन देके सुनिएगा, फोकस कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेके कंसर्न होते हैं कि सर आईएएस बनानी है, एसओएफपी बनानी है, सर इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, सर हमें इनकम स्टेटमेंट सीखनी है, एसओएफपी सीखनी है। सुन लीजिएगा, आपको आईएएस और एसओएफपी से पहले ट्रायल बैलेंस की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। आपको आईएएस और एसओएफपी से पहले ट्रायल बैलेंस की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। वन मस्ट नीड टू नो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस कैसे पढ़ना है, क्या बता रहा है, इसे इंटरप्रेट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही ट्रायल बैलेंस आगे जाके इसमें ऐड ऑन होता जाएगा, चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी, तो सर हमारे पास ट्रायल बैलेंस मुश्किल होता चले जाएगा। उमर आगे के टॉपिक्स में आएगी बेटा, अक्रूड प्रीपेड, फिर डेप्रीसिएशन, फिर डाउटफुल डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स। ठीक है, तो अब आपके पास मैं पहली सबसे पहला सबसे बेसिक ट्रायल बैलेंस आपके सामने ओपन किया है। गौर से देखिएगा, समाना एंटरप्राइजेस ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2019। तो अब आप देखो, ये बता रहा है कि समाना एंटरप्राइजेस का ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2019 को ये अवेलेबल है। इसका मतलब पूरे साल लेजर्स बने होंगे, लेजर्स की बैलेंसिंग हुई होगी, और ये ट्रायल बैलेंस सामने आया है। नोट कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स हैं, दो कॉलम्स हैं। दो कॉलम्स का मतलब क्या है, गौर से देख लीजिएगा सर। डेबिट साइड, the left hand side is debit side and the right hand side is credit side। ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते हैं, हमने ये पढ़ा है डेबिट क्रेडिट। तो एक लेफ्ट कॉलम डेबिट है, राइट कॉलम क्रेडिट है हमारे पास। अब आप नोट करें, और वंस अगेन आप लोगों को रूल पढ़ाया है, रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के टाइम रूल पढ़ाया है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये समाना एंटरप्राइजेस का ही नहीं, आप दुनिया भर का, दुनिया के किसी बिजनेस का ट्रायल बैलेंस निकाल लें, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर लें, सर वो ये रूल फॉलो करेगा, वो ये रूल फॉलो करेगा। एसेट्स, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, परचेज, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पर आएंगी। लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न और प्रोविजंस ये क्रेडिट साइड पर आएंगे। ये रूल फॉलो होगा। अब आप देखें, हम इस ट्रायल बैलेंस को इंटरप्रेट करते हैं। देखते हैं ट्रायल बैलेंस में एग्जामिनर ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले प्रेमिसेस। अच्छा देखो, प्रेमिसेस के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्रेमिसेस के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट। और मैं आपको एक एक्टिविटी जरा रिकॉल कराऊं। हमने हमने 3 क्लासेस बैक एक ट्रायल बैलेंस बनाया था। हमने 3 क्लासेस बैक एक ट्रायल बैलेंस बनाया था। वेयर इट इज ओवर हेयर, ये रहा। हमने 3 क्लास पहले
मिस्टर ए का एक ट्रायल बैलेंस बनाया था, वो 20 ट्रांजेक्शन्स थी, उन 20 ट्रांजेक्शन्स के लेजर्स बनाए थे और लेजर से बैलेंस एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाया था। नोट करो, ये देखो, मैंने उस वक्त आपके सामने यहाँ ब्रैकेट में कॉस्ट लिखी थी और मैंने आपको उस दिन बता दिया था, ऑन दैट वेरी डे इन द क्लास मैंने आपको ये बताया था कि मैं कॉस्ट क्यों लिख रहा हूं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये मैं कॉस्ट क्यों लिख रहा हूं कुछ चीजों के सामने, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो वो आगे आज है, वो आगे आज है। प्रेमिसेस के बराबर में कॉस्ट लिखा हुआ है, आपको बता दूं, जिसके बराबर में कॉस्ट लिखा हुआ है या जिसके साथ कॉस्ट लिखा हुआ हो, एग्जामिनर हिंट दे रहा है ये नॉन करंट एसेट है। एग्जामिनर आपको नोटिफाई करा रहा है दैट दिस इज अ नॉन करंट एसेट। तो प्रेमिसेस इन दिस क्वेश्चन इज अ नॉन करंट एसेट। मोटर व्हीकल इज अ नॉन करंट एसेट। मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट। तो मुझे पहला 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 एक पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल याद आ गया। मुझे पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल याद आ गया। अब्दुल्ला ने ये सवाल रेस किया था, अब्दुल्ला ने ये क्वेश्चन पूछा था पहली एक्सरसाइज के पहले दिन में कि सर आपको कैसे पता चला कि स्टेशनरी एसेट है, आपको कैसे पता चला। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने उस वक्त मटीरियलिटी की बात की थी, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको और मुझे तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू हैव वाइल्ड कैसेस। एग्जामिनर बहुत क्लियरली बता रहा है जिसके साथ कॉस्ट लिखी हुई है वो नॉन करंट एसेट है। तो नोट कीजिएगा सर, ये तीनों हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, ये लीजिए, ये तीनों हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। दीज ऑल थ्री आर नॉन करंट एसेट्स, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि ये क्यों हमने नॉन करंट एसेट्स यहां पे, नॉन करंट एसेट्स एनसीए क्यों इनको मेंशन किया है। व्हाई? बिकॉज इस एग्जामिनर ने इनके साथ कॉस्ट मेंशन किया है। एग्जामिनर बहुत क्लियरली प्रिसाइजली बता रहा है कि सर ये नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, राइट। उसके बाद वी हैव ट्रेड पेबल्स। तो अब आप नोट करो, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी क्रेडिट पे मेंशन होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट पे मेंशन होती है। ये देखो जरा, हमने ये बात पढ़ी है, लाइबिलिटी क्रेडिट पे मेंशन होती है। उसके बाद कैश, कैश करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है। बहुत गौर से देखिएगा, बात हो रही है बैंक की, बात हो रही है बैंक की। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, हमने बैंक से रिलेटेड, हमने बैंक से रिलेटेड एक चीज पढ़ी है कि सर बैंक में अगर हमारे पैसे पड़े तो वो करंट एसेट है, और बैंक में अगर हमारे पैसे नहीं बल्कि बैंक के पैसे पड़े तो वो ओवरड्राफ्ट है, वो ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा है ना। बैंक एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि बैंक एसेट है या लाइबिलिटी? तो गौर से देखिएगा, बैंक अगर बैंक की वैल्यू, ये देखो, बैंक की वैल्यू अगर डेबिट में मेंशन्ड है तो एसेट है, बैंक की वैल्यू अगर डेबिट में मेंशन्ड है तो एसेट है। लेकिन सर अगर यही बैंक की वैल्यू क्रेडिट पे मेंशन्ड होती, यही बैंक की वैल्यू अगर क्रेडिट पे मेंशन्ड होती तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता। आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। तो इस सवाल में बैंक हमारा करंट एसेट है, इस सवाल में बैंक करंट एसेट है। आगे चलते हैं, बात हो रही है सेल्स की। तो सेल्स तो आती है क्रेडिट साइड पर है, हमने पढ़ा है सेल्स तो आती ही क्रेडिट साइड पर है। उसके बाद परचेजेस, नोट कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस का रूल पता है, परचेजेस डेबिट साइड पर आती हैं। ये रहा ट्रायल बैलेंस का रूल, परचेजेस आती ही सर डेबिट साइड पर हैं, ये लीजिए। और परचेजेस होती है स्पेशल एक्सपेंस, परचेजेस होते हैं हमारे स्पेशल एक्सपेंस। उसके बाद इन्वेंट्री। अच्छा अब सब लोग सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट। बेसिक्स में है तो फोकस कीजिएगा। सर इन्वेंट्री हमने दो टाइप की पढ़ी है, हमने इन्वेंट्री दो टाइप्स की पढ़ी है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर ये कौन सी इन्वेंट्री है, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है।
तो सुन लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, द इन्वेंट्री दैट अपियर्स इन ट्रायल बैलेंस इज बाय डिफॉल्ट ओपनिंग इन्वेंट्री। उमर कासमानी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ये बाय डिफॉल्ट ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, नोट कर लीजिएगा। तो सवाल आता है सर फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां है, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां है? ये रही बेटा, द इन्वेंट्री एट December 31st 2019 वॉज रिकॉर्डेड एट $18,000। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात? तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री होती है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये ट्रायल बैलेंस के बाद इसे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इन्वेंट्री होती है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके बाद वेजेस, हमें पता है सर वेजेस एक्सपेंस है, हमें पता है वेजेस एक्सपेंस है। रेंट, अच्छा अब जरा मुझे बताओ, हाँ भाई, आमना, हमजा, उमर, सईद, रोहान, जारा, बच्चों मुझे जरा ये बताइएगा, क्या रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है? कैन रेंट बी एक्सपेंस एंड रेंट कैन बी इनकम? ये बात हमने पढ़ी है। रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, रेंट अगर हमें मिल रहा है तो इनकम है। रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, रेंट अगर हमें मिल रहा है तो इनकम है। अब गौर से देखिएगा, अच्छा उमर का इधर पॉइंट है, लेकिन सर रेंट के साथ इनकम आमतौर पे मेंशन होता है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अगर मेंशन ना भी हो तब भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेंट डेबिट पे लिखा हुआ है, रेंट डेबिट पे लिखा हुआ है, तो सर डेबिट पे तो एक्सपेंस लिखा होता है, रेंट डेबिट पे तो एक्सपेंस लिखा होता है, डेबिट पे लिखा है तो एक्सपेंस है। अगर ये क्रेडिट पे लिखा हुआ होता तो इनकम होता, अगर ये क्रेडिट पे लिखा हुआ होता तो इनकम होता। तो रेंट भी एक्सपेंस है, वेजेस भी एक्सपेंस है, और H&L इसे कहते हैं हीट एंड लाइट, ये भी एक्सपेंस है। तो इसका मतलब सर ये तीन एक्सपेंसेस भी आ गए हमारे पास, ये तीन एक्सपेंसेस भी आ गए हमारे पास। अच्छा फिर आप नोट करो, हमारे पास लिखी है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लिखी हैं। अब सुनना जरा, अब सुनना जरा, ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पहली चीज ये देख लो, ड्राइंग्स आती तो डेबिट साइड पर है, ड्राइंग्स आती तो डेबिट साइड पर है, लेकिन ड्राइंग्स देखते ही आपके माइंड में एक सवाल बन सकता है, ड्राइंग्स देखते ही आपके माइंड में एक सवाल बन सकता है, सर ये कौन सी ड्राइंग्स हैं, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड? सर कुछ बताया ही नहीं है, यहां तो कुछ बताया ही नहीं है, सर ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है? तो सुन लीजिएगा, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट, दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर क्वेश्चंस एज वेल। आगे के तमाम टॉपिक्स में आपके बेसिक्स बनाने में ये बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। The values that appear in trial balance are meant to be already recorded. ये जो वैल्यूज ट्रायल बैलेंस में आ रही हैं, प्रेमिसेस की 40,000, मोटर व्हीकल की 18,000, कैश की 21,000, परचेजेस की 45,000, सेल्स की 156,500, ड्राइंग्स 25,000, सर ये टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होती तो ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखी हुई होती? बैलेंस ही नहीं आ रहा होता। तो इसका मतलब बैकग्राउंड में, ट्रायल बैलेंस के बैकग्राउंड में लेजर अकाउंट्स बन चुके हैं, लेजर अकाउंट बन चुके हैं और ये रिकॉर्ड हो चुकी है वहां पे। तो इसको कहते हैं हम, नोट कीजिएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स। तो चलो एक सवाल तो ये क्लियर हुआ कि सर ये कौन सी ड्राइंग्स हैं, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, तो क्लियर हो गया ये तो रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं। दूसरा सवाल यहीं पे बनता है स्टूडेंट्स का, दूसरा सवाल यहीं पे बनता है स्टूडेंट्स का कि सर अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स कहां होंगी, फिर अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स कहां होंगी? तो अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स
यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में होंगी, ट्रायल बैलेंस के नीचे यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में होंगी। इस सवाल में नहीं है तो नहीं है, आगे हो सकता है हो हमारे पास आगे के क्वेश्चंस में अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स, तो वो ट्रायल बैलेंस के नीचे मेंशन होंगी। फिर आखिरी चीज है हमारे पास कैपिटल। सर ये कौन सा कैपिटल है, तो नोट कीजिएगा, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। द कैपिटल विच अपेयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज ओपनिंग कैपिटल, और रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है। तो अब आप देखें, क्या आपके डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स दोनों आपने पढ़ लिए? क्या आपने ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को भी नोट कर लिया? यस सर। मांग क्या रहा है आपसे? मांग रहा है इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपसे पार्ट ए में मांग रहा है इनकम स्टेटमेंट, पार्ट बी में मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने यहां पर आई एस और एस भी बनाने जा रहा हूं। फोकस कर लीजिएगा, यहीं पर आपके सामने आई एस, जी जी क्लास में ही करेंगे, यहीं पे करेंगे सारी क्लास। अभी एक्टिव, अभी इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, इसका होमवर्क दूंगा, फिर इसका होमवर्क दूंगा। तो ये हमारे पास गाइस क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन 1, समाना एंटरप्राइजेस, ठीक हो गया, इसकी बनाने जा रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट। तो नोट कर लीजिएगा, सर इसकी हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। आप सबको पता है कि इनकम स्टेटमेंट 2 कॉलम्स बनती है। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 2 कॉलम्स होते हैं हमारे पास। सर इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद रेवेन्यू। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है सेल्स, रेवेन्यू का मतलब है सेल्स। अब आप बोलो सर यहां तो सेल्स लिखा है, तो हम सेल्स नहीं लिखेंगे। आप सेल्स लिख सकते हो, रेवेन्यू भी लिख सकते हो, और पूरा सेल्स रेवेन्यू भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेवेन्यू भी लिख सकते हो, सेल्स भी लिख सकते हो, पूरा सेल्स रेवेन्यू भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर रेवेन्यू है हमारे पास 156,500, ये देखिएगा, रेवेन्यू है हमारे पास 156,500। इस सवाल में कोई सेल्स रिटर्न है नहीं, इस सवाल में कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो मतलब यही नेट सेल्स भी है, यही नेट सेल्स भी है। अब हमें लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेवेन्यू में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फोकस कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सर सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ये देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 22,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 22,000। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेजेस, ऐड परचेजेस। सर ये रही परचेजेस 45,000, ये रही परचेजेस 45,000। अब इस सवाल में कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है, कोई कैरेज इनवर्ट्स नहीं है, नहीं लिखेंगे। कोई परचेज रिटर्न नहीं है, नहीं लिखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स भी नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स नहीं है। तो सर सीधा सीधा लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। ये लीजिए बेटा, सीधा सीधा क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे, ये लीजिए 18,000। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई 49,000। ये देखो जरा, 49,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां इन तीनों से हमने यहां पे लिखी है, इन तीनों की वर्किंग करके कॉस्ट ऑफ सेल्स वहां लिखी है। अब क्रॉस प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 107,500। ये आ गया सर ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आप देखो, याद करें, रिमेंबर
दैट मैंने इनकम स्टेटमेंट के टाइम आपको कितना डिटेल में ये पढ़ाया था कि इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला प्राइमरी मकसद होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट। अब दूसरा मकसद इनकम स्टेटमेंट का दूसरा मकसद होता है, ये गौर से देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद दूसरा मकसद है प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना। और प्रॉफिट फॉर द ईयर की वर्किंग है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जीपी में अदर इनकम ऐड करो, एक्सपेंसेस माइनस करो। तो नोट कीजिएगा, जीपी में अदर इनकम ऐड करेंगे, लेकिन सर इस सवाल में कोई अदर इनकम नहीं है। इस सवाल में कोई अदर इनकम नहीं है। अगर अदर इनकम कोई होती तो क्रेडिट पर होती। क्रेडिट पे टोटल तीन वैल्यूज हैं। पहली है ट्रेड पेबल की, वो लाइबिलिटी है। दूसरी है सेल्स की, सेल्स इनकम, अदर इनकम नहीं है, सेल्स अदर इनकम नहीं है, सेल्स हमने रिकॉर्ड कर ली। और सर फिर तीसरी कैपिटल की वैल्यू है, कैपिटल इनकम नहीं है। तो इस सवाल में कोई अदर इनकम नहीं है, अगर होती तो वो क्रेडिट साइड पर होती। तो इसका मतलब अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। बच्चों मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। सर एक्सपेंसेस, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। एक्सपेंसेस, अभी तो ये ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, अभी तो ये ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा सा ट्रायल बैलेंस है। दिस ट्रायल बैलेंस अपीयर्स टू बी वेरी स्मॉल, मुश्किल से गिन के 14-15 इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप फुल फ्लैश ट्रायल बैलेंस पे जाओगे तो सर 30, 32, 34, 36, 38 इंफॉर्मेशन वाला ट्रायल बैलेंस होगा, हैवी ट्रायल बैलेंस होगा। तो सर उसमें बहुत हद तक चांस ऐसा हो सकता है कि ठीक ठाक एक्सपेंसेस हो। एक सवाल ऐसा ऐसा हम आगे जाके करेंगे, एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें सर टोटल 17 एक्सपेंसेस हैं, टोटल 17 एक्सपेंसेस उस ट्रायल बैलेंस में। तो अब आप अंडरस्टैंड करो, बहुत लाइकली चांसेस हैं, बहुत लाइकली चांसेस हैं कि एक्सपेंसेस मिस हो जाएं, बहुत लाइकली चांसेस हैं कि एक्सपेंसेस मिस हो जाएं। तो एक्सपेंसेस को फॉलो करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, स्टार्ट टॉप टू बॉटम, स्टार्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू द बॉटम। ऊपर से नीचे तक आके देखें कि ट्रायल बैलेंस में पहले एक्सपेंस कहाँ है। तो सर ट्रायल बैलेंस में मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो मुझे सबसे पहला एक्सपेंस यहां वेजेस में नजर आया, सबसे पहला एक्सपेंस वेजेस में नजर आया। तो मैं यहां पे एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस लिखूंगा वेजेस। वेजेस हैं 15,000। सर वेजेस के बाद अगला एक्सपेंस है रेंट, रेंट है 8,000। और रेंट के बाद अगला एक्सपेंस है हीट एंड लाइट, HNL 12,000, HNL 12,000। तो ये देखो, ये तीन एक्सपेंसेस, इस सवाल में तीन एक्सपेंसेस ही हैं। अब उमर का एक सवाल यहां पर आया हुआ है, सर ड्राइंग्स जाएंगे इन एक्सपेंस। तो उमर, क्या ड्राइंग्स एक्सपेंस होते हैं? इज ड्राइंग्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस? क्या बिजनेस करने की कॉस्ट है ड्राइंग्स? नहीं बेटा, ड्राइंग्स एक अलग नेचर है, उसका एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंसेस बिजनेस करने की कॉस्ट। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ड्राइंग्स आर द रिसोर्सेज दैट आर टेकन आउट बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। चलें, अब ये तीन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे 35,000। तो आप नोट करें, प्रॉफिट आ गया 72,500। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आप नोट करो, मिस्टर ए की इनकम स्टेटमेंट से ये पता चल गया उन्हें, मिस्टर ए की इनकम स्टेटमेंट से मिस्टर ए को ये पता चल गया कि भैया इन्हें तो प्रॉफिट हुआ है 72,500 का। अब दूसरा पार्ट है, हमसे कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। हमसे पार्ट बी में कह रहा है SOFP बनाओ। तो यहां मैं आपके सामने पार्ट बी SOFP नोट कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन पे काम करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे यहां पे काम करूंगा। पार्ट बी, गौर से देख लीजिएगा, ओवर हेयर एस ओ एफ पी 3 कॉलम्स होती है। हम सब ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही कि एस ओ एफ पी इज 3 कॉलम्स। सर एस ओ एफ पी में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, सर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, तो नोट कीजिएगा पहला नॉन करंट एसेट है प्रेमिसेस। सर पहला नॉन करंट एसेट है प्रेमिसेस जिसकी वैल्यू है 40,000। यहां पे मैं लिखूंगा प्रेमिसेस, वैल्यू लिखूंगा 40,000। प्रेमिसेस के बाद दूसरा नॉन करंट एसेट है मोटर व्हीकल 18,000। तो दूसरा है हमारे पास मोटर व्हीकल 18,000। और सर तीसरा है मशीनरी 35,000। तीसरा है मशीनरी 35,000। अब आप नोट करें, अगर हम एनसीए को टोटल करें तो सर इट्स 93,000। नॉन करंट एसेट का टोटल आ गया हमारे पास 93,000। नॉन करंट एसेट्स के बाद हमारे पास आएंगे करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के बाद हमारे पास आएंगे करंट एसेट्स। तो सर इस सवाल में कैश अवेलेबल है, बैंक भी दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल भी दिया हुआ है, और सर इन्वेंट्री क्लोजिंग भी अवेलेबल है। 4 करंट एसेट्स हमारे पास इस सवाल में अवेलेबल हैं। हमने अभी तक अदर रिसीवेबल्स पढ़ा ही नहीं है तो सवाल में आएगा कैसे? हमने अभी तक जब अदर रिसीवेबल्स पढ़ा ही नहीं है तो सवाल में उसे इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो सर 4 हमारे करंट एसेट्स, कैश, ये रहा कैश, नोट कीजिएगा 21,000। तो कैश इज 21,000, बैंक 11,500, ट्रेड रिसीवेबल्स 14,000, राइट, एंड इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। तो सर अब जब हम सारे करंट एसेट्स को टोटल कर लेंगे तो सर करंट एसेट्स का टोटल हो गया 64,500, और ये टोटल हो गया 157,500। दिस इज टोटल एसेट्स। ये लीजिए बेटा, इसे हम लिखेंगे टोटल एसेट्स। ये आ गए हमारे टोटल एसेट्स 157,500। डन, एसेट्स पार्ट डन। अब आखिरी सेक्शन है हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। तो सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले काम करेंगे इक्विटी के सेक्शन पे। और इक्विटी में हम सबसे पहले गौर से देखिएगा लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये लीजिए ओपनिंग कैपिटल। तो आप नोट करें ट्रायल बैलेंस में ये रहा, ट्रायल बैलेंस का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होता है 100,000। 100,000 ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि इस सवाल में लॉस नहीं है, समान एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट हो रहा है 72,500 का। ये लीजिए, कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है स्टूडेंट का, सर आपको कैसे पता कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है? अगर एडिशनल कैपिटल होता तो वो भी यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ होता। अगर कोई एडिशनल कैपिटल होता तो वो भी यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ होता। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है तो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। तो नोट कर लो ऑल ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड तो है नहीं इस सवाल में, तो सिर्फ रिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स है हमारे पास, वो है 25,000। माइनस कर देंगे 25,000। तो गौर से देखिएगा सर हमारे पास ये आ गया 147,500।
ये आ गया हमारे पास 147,500 क्लोजिंग कैपिटल। इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। सर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो इस सवाल में है ही नहीं, सिर्फ एक ही करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी है और वो भी एक ही है, और वो है ट्रेड पेएबल, और वो भी सर 10,000 है। तो अब आप नोट करें, जब हम इसको इक्वल करेंगे 157,500, तो ये देखो टोटल एसेट्स, ये देखें टोटल एसेट्स हैव इक्वल्ड टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स हैव इक्वल टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमारा पहला सवाल बैलेंस हो गया? क्या हमारा पहला सवाल बैलेंस हो गया? आमना, हमजा, उमर, साइद, रोहान, जारा, क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? तो अब आप गौर से देखिएगा, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब आप अगर गौर से एक चीज नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देख लो, आपकी स्क्रीन पर अपेयर हो रहे हैं दोनों सवाल। तो सर इसका टोटल भी 266,500 है, इसका टोटल भी 266,500 है। तो सर दोनों ये सेम है, प्रेमिसेस मोटर व्हीकल मशीनरी, प्रेमिसेस मोटर व्हीकल मशीनरी। ये ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, सर बिल्कुल ये तो डॉट डिटो सेम लग रहा है सर। अगर मैं अगर मैं इसकी ये सारी वर्किंग नीचे कॉपी कर दूं, तो सर ये तो बिल्कुल डिटो डॉट सवाल है। फर्क कहाँ आया? फर्क है यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 में। आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 में कुछ अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स आई हैं। ये आपका होमवर्क होगा। यू गाइस विल बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एज द होमवर्क। सो इज दिस क्लियर गाइस?